क्या कुछ कहना चाहेंगे सर यूजीसी को लेके आप लोग? देखिए, यूजीसी को लेकर तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी हुआ है कानून गलत कानून है और बहुत ही गलत कानून है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो सरकार है, ये कोई ना कोई इसको ब्लैकमेल कर रहा है, तभी ऐसे कानून ला रही है। जो सरकार हिंदुत्व की बात करती थी, जो सरकार एकता की बात करती थी, जो सरकार कहती थी बटोगे तो कटोगे, जब घटोगे तो और ज्यादा कटोगे, जो सरकार ये कहती थी, जिस सरकार के राज में नारा निकलता है हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, तो उस सरकार में ये हिंदुओं को बांटने का, हिंदुओं को ही काटने का और हिंदू को हिंदुओं के हाथों से मारने काटने की बात चल रही है। हाँ। जो बच्चे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में कहीं भी, क्या उन बच्चों में लड़ाइयाँ नहीं होती? सारे बच्चों में लड़ाइयाँ होती है ना। और ऐसा नहीं कि दलित से को स्वर्ण मारेगा, अरे भैया स्वर्ण को भी स्वर्ण मारता है, दलित को भी कई बार दलित मारता है। तो तुम ऐसा करोगे? ये तो तुम वैसा वाला कानून लेकर आए हो जैसे कांग्रेस कानून लेकर आई थी कि कोई भी मुसलमान कुछ भी करे। तो क्या लग रहा है कांग्रेस के तर्ज पे अब बीजेपी भी चलने नहीं, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी जो है हो गई है। ये बीजेपी जो है कांग्रेस में लय होने वाली है। अच्छा, कांग्रेस से मिलने वाली है। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, ये लगता खुद भाजपा घोषणा करने वाली है। अच्छा। और कोई भी इस पर यूजीसी कानून पे बोल नहीं रहा है। हाँ। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि जो बोलेगा ना वो पार्टी से बाहर हो जाएगा, पार्टी में नहीं रह पाएगा। ऐसे कितने सारे लोग हैं। हाँ? यूपी के तो कई प्रदेश बात कर जिला अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं बीजेपी के खुद और एक एसपी भी इस्तीफा दे चुके हैं। हाँ। देखिए आप, है ना, कितना बड़ा देशभक्त होगा। आईपीएस बनना मतलब कोई खाने का काम नहीं होता, कोई खाने का काम नहीं होता। एक एसपी बनना है, डीएम बनना है ना। तो अब ये जब तो कितने बड़े देशभक्त होंगे। अब ये सरकार ऐसा करेगी तो यार फिर कैसे काम चलेगा? सोचना चाहिए हमारी सरकार को, लेकिन नहीं सोच रही। यही मोदी जी जो क्या कभी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तो वहां के जो इनके भाषण थे, ये जो सवाल कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों से किया करते थे, अब वही सवाल इनके ऊपर भी लागू हो जाते हैं, वही सेम सवाल लागू हो जाते हैं। ये देखिए वहां से क्या बोलते हैं, अमेरिका से पाकिस्तान से वो रोक देते एकदम अमेरिका के कहने से। क्यों डर गए? लगता कोई ना कोई दुखती रग दबा रखी है। कोई ब्लैकमेल हो रहे हैं मोदी जी। हाँ, ऐसे यूजीसी में ब्लैकमेल हो रहे हैं। किसके इशारे पे चल रहा है? भाई मैं एक तो राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और इशारा किसी का भी हो, किसी का भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं तो दाल में काला जरूर है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल आते हैं मीडिया के सामने, कहते हैं किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, भेदभाव मैं भी खिलाफ हूँ जातिवाद के। होना नहीं चाहिए। हम आर्य समाज मंदिर में बैठे हैं। इस आर्य समाज का क्या नियम है कि सब मानव है, सब एक समान है, सभी एक समान है ना। हमारी जाति केवल एक ही जाति है, हमारी जाति है मनुष्य। ये आर्य समाज का कहना है ना। तो अब इस चीज को धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था और सबने उनका प्रोत्साहन बढ़ाया। कुछ ऐसे वो जो थे क्या बोलते हैं, लिबरांडू नहीं कहेंगे, ये भीमटे जो थे, ये विरोध कर रहे थे भीमटे, है ना। तो ये भी कर रहे थे। तो अब ये जो जिस तरह से ये नियम ले आए हैं, जात पात बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूँ। आपको जो मिले, मेरी नजर में आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। आरक्षण केवल और केवल गरीब को मिलना चाहिए। वो गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है और वो गरीब एक दलित भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। एक मिनट अभी बात पूरी कर लूं भाई। तो आरक्षण लाया इसलिए गया था क्योंकि जो दबा कुचला लोग थे, उन्हें ऊपर उठा के लाया जा सके। इन्होंने क्या और दबा दिया अपने आप को। हाँ, वोटों के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में। मोदी जी खुद कहते हैं, अपनी बिरादरी बताते हैं, मैं ओबीसी हूँ। क्या जरूरत है मोदी जी? हाँ, जाति की ये गणना करना क्या जरूरी है? हाँ, ये मुर्मू जी को क्यों राष्ट्रपति बनाया गया? मुर्मू जी को क्यों राष्ट्रपति बनाया गया? इसलिए बनाया गया ताकि आदिवासी लोग जुड़े। ये देख के बनाते हैं। हाँ, और चलो तुम ला रहे, तुमने बैठाया एक दलित को। पिछली बार एक दलित राष्ट्रपति था, इस बार भी दलित समुदाय से आती है, आदिवासी से। तो इससे पता चला तुम जातिवाद खत्म कर रहे हो। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? हिंदुओं से हिंदुओं का ही गला कटवाना चाह रहे हो। जैसे अकबर ने किया, जैसे बाबर ने, इन लोगों ने किया। हिंदुओं को अपनी सेना में लिया
और हिंदुओं से युद्ध कराया। तुम भी तो यही कर रहे हो अब, और क्या कर रहे हो। हाँ? देखिए, जिस तरह योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, क्या भाजपा ही डेमोक्रेसी चेंज करने पे आ गई है? वो तो दिख रहा है, वो तो साफ तौर से दिख रहा है। भारत की डेमोक्रेसी जो चेंज भाजपा ही करती जा रही है। भाई जो बटोगे कटोगे का नारा लगाने वाले थे वो खुद ही बांट रहे हैं, वो खुद ही बांट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ नाराज है इस बिल से। बिल्कुल जाहिर सी बात है, योगी जी जैसे इंसान नाराज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, एक संत इंसान है योगी जी। योगी जी वो शख्स है जो बचपन से बाल्य अवस्था ही थी लगभग, वो ऐसे जवान नहीं थे, अपना घर छोड़ के निकल गए, अपना परिवार छोड़ के निकल गए। हाँ, माँ बाप ने ढूंढा, एफआईआर कराई, नहीं मिले, फिर एक दिन अपने घर पे भिक्षा मांगने जाते हैं। वो है मिस्टर आदित्यनाथ योगी। कुछ लोगों को हृदय से सम्मान होता है ना, वो सम्मान है उनके लिए। हाँ। लेकिन कहा भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर की तरफ से कहा जा रहा है जो बिल वापस लिया गया है तो हम लोग रोड पे उतर आएंगे। आ जाओ रोड पे। हाँ, आ जाओ रोड पे। हाँ, रोड पे तुम्हारा काम ही है। बिल वापस नहीं, यूजीसी जो लाया गया वो वापस नहीं लेने देंगे। अरे भैया रोड पे आ जाओ, हम कब मना कर रहे हैं, रोड पे आओ, हम भी रोड पे आ जाएंगे। हाँ, हम भी रोड पे आ जाएंगे फिर। और हम भी नहीं आएंगे, हमारी पुलिस प्रशासन नहीं है क्या? जो चीजें हैं, अरे भाई तुम भारत को इतने टुकड़ों में बांट रहे, टुकड़े टुकड़े गैंग जिन्हें कहते हैं ना, कि दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग ये लोग हैं सबसे बड़े वाले, जो रोड पे उतर आएंगे, जरा सी कोई बात है रोड पे उतर आएंगे। भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव तो अब बीजेपी कर रही है, भेदभाव तो बीजेपी कर रही है। अरे भाई मेरी गलती हो तुम्हारी गलती हो, हमेशा हकदार को हक मिलना चाहिए। गलत सही कोई भी हो, मतलब देखना चाहिए कानून की नजर से कौन गलत है कौन सही है। हाँ, एक लड़के ने किसी कल को तो कोई ये भी कह देगा, किसी के कंधे पे रख के पिस्तौल कह दे, देख पिस्तौल भी रख के ना धमकी दे दे, देख या तो अपनी बहन से मेरी शादी करा, दलित कोई कह दे, ब्राह्मण से, वो खुशी से कर रहे हैं तो होनी चाहिए, जात पात के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन कह दे कि अपनी बहन से मेरी शादी करा या अपनी बेटी से मेरी शादी करा, वरना मैं जाके शिकायत कर दूंगा। सीधा बेचारा फंस जाएगा, उसका रिजल्ट तक रुक जाएगा। ये चीजें होगी। कल के दिन में वो भी मांग सकता है, कुछ घूस भी मांग सकता है, कुछ रिश्वत मांग सकता है, कुछ फिरौती मांग सकता है, कहेगा इतने रुपए दे मुझे, वरना जाके शिकायत कर दूंगा। तो क्या होगा फिर? क्या इमरोज भाई अब ये भी कह दिया जाना ठीक रहेगा कि इस कानून की आड़ में कुछ लोग अपनी पर्सनल दुश्मनी भी निकालेंगे? 100% निकालेंगे भाई, इस कानून की आड़ में दुश्मनियां निकलेंगी ही निकलेंगी। हाँ भाई, दुश्मनी वो चीज होती है जो नस्लें तक याद रहती है। और माफ करने वाला हालांकि सबसे बड़ा इंसान कहा जाता है, लेकिन सभी लोग तो उस संत स्वभाव के नहीं होते जो माफ कर दें। बहुत सारी चीजें होने वाली, मतलब इन्हें वो राय कौन दे रहा है या किसकी कहने से ये काम कर रहे हैं, इन्हें कौन ब्लैकमेल कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। अगर यही चलता रहा ना, अगली बार ये खुद से मुझे लगता है कांग्रेस से रिश्वत खा ली इन्होंने। अगली राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाए? तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कहने की मीटिंग किया गया, तो उसमें तमाम पार्टी के लोग हैं, उसमें टीएमसी के भी है, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी नेता है, तमाम दल से आते हैं, तमाम समुदाय से वो लोग आते हैं। क्या मतलब? जो नोटिफिकेशन जारी किया है, कमेटी बनाया गया है, उसमें कांग्रेस के भी नेता है, टीएमसी के भी नेता है, और बात करें तो बीजेपी की सबकी सहमति, सभी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। देखिए सबकी सहमति से हुआ जो चीज हुई, ये कुल मिला के भाजपा को बर्बाद करने के लिए, भाजपा को बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और कौन करा रहा है इस पर्दे की आड़ में, वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका सब इस वक्त सरकार को खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे बिल पास करवाओ जिससे कि अगली बार ये सरकार में ना पाए। अब मजबूरी क्या, मोदी हमारी मजबूरी है, योगी जरूरी है। तो योगी जी को मैं अपने जीते जी चाहता हूँ। जीते जी क्या, अभी जो अगला इलेक्शन होगा, योगी जी प्रधानमंत्री बने और हेमंत बिस्वा शर्मा गृह मंत्री बने। फिर देखिए आप देश का कमाल। राहुल गांधी कहते हैं हम युवाओं के दिल में बसे हैं, लेकिन अभी युवाओं हैं, रोड पे है, युवा धरना कर रहे हैं, स्वर्ण समाज के युवा हैं जो। अच्छा, युवाओं के दिल में बसे हैं। और उन्हें कितने 50 से ऊपर के हो गए साल के, उन्हें आज भी युवा नेता कहा जाता है कि 50 साल का युवा नेता होता है। शादी तो नहीं की इसके लिए। मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या यूजीसी बिल की वजह से योगी सरकार टारगेट पे है कि उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है? नहीं, देखिए इनका बस चले तो योगी जी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर इस सरकार में ये भाजपा सरकार नहीं कहा जाएगा, इसे मोदी सरकार कहा जाएगा। मोदी सरकार में क्या है कि
कोई भी शख्स उठ नहीं सकता, हाँ। बड़ा नाम नहीं बन सकता, हाँ। वरना मिट्टी मिल जाएगा। देखिए एक टाइम में कैसे बूचड़ खाने बंद किया कि चार तरफ कैसा था, योगी योगी, कैसा डाउन किया धीरे 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 धीरे, ज्यादा बोलो मत, ये उछलो मत। हाँ, तो ये योगी जी को तो इनका बस चले तो रातों रात हटा दे। हाँ। लेकिन वो भी एक कर्म कुछ ऐसे पिछले जन्म का लेकर आए हैं, हाँ। दूर दूर तक नहीं उखाड़ सकता। और योगी जी वो सीएम है। मैं कह रहा हूँ आज के आज भाजपा को इससे इस्तीफा दे दें और चुनाव लड़ें, अपने दम पे जीत के दिखाएंगे, अपने दम पे निर्दलीय, अच्छा। अपने दम पे सीएम बन के दिखाएंगे। एक पार्टी अपनी हाँ। पार्टी बनाए, जो ही पार्टी बनाए अपने दम पे सीएम बन के दिखाएंगे। हाँ। और आने वाले टाइम में अपने दम पे वो प्रधानमंत्री बन के दिखाएंगे। हाँ। वो है मिस्टर आदित्यनाथ योगी। हाँ, लेकिन देखा जाए 2024 में लोकसभा जब चुनाव हुआ था, बात 54% है स्वर्ण समाज के लोग, वोट दिया गया था स्वर्ण समाज के लोग की तरफ से बीजेपी को। तो क्या लग रहा है नैया अब डूबने वाली है बीजेपी का? देखिए वहां पे कैसे नैया डूबी है। हाँ। यहाँ जो क्या बोलते हैं ये राम मंदिर बनाना, हाँ। तो वहां पर जो लोगों से वादे किए गए थे, हाँ, उनकी दुकानें तोड़ी गई। हाँ। दुकानों के पीछे मकान में है, दुकान से भाई पूरा घर परिवार चलता है, उनके रिश्तेदार उनके दोस्त होंगे। कैसे हराया बीजेपी को, कैसे हराया बीजेपी को? मतलब उन्होंने दिखला के अपना गुस्सा निकाला और किसको जिताया? वहां से एक नास्तिक को जिताया जहां राम जन्म हुआ है ना, राम भूमि पर, राम मंदिर पर, वहां से एक नास्तिक को जिताया। क्या बीजेपी के लिए इतना झटका काफी नहीं था? मुझे लगता है कुछ विदेशी ताकतें हैं जो मोदी जी से डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकती। भारत अपने आप में शक्तिशाली देश है, ये कोई बांग्लादेश तो है नहीं, यहाँ संविधान चलता है। तो इनको कैसे हटाया जाए, कैसे गिराया जाए, जो मेरी अपनी थिंकिंग ये है, सही हो या गलत ये मुझे पता नहीं। हाँ। इमरोज भाई मुद्दे पे आते हैं, जो आज का एजेंडा है आपका एक्स मुस्लिम यात्रा। एक्स मुस्लिम यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए एक्स मुस्लिम यात्रा जो है ये भारत की नहीं दुनिया की पहली यात्रा है। ये दुनिया की पहली यात्रा है कि इसका उद्देश्य क्या है। पहला तो देखिए हमारा एक्स मुस्लिमों का तो सबसे पहले उद्देश्य ये है, लक्ष्य ये है, मकसद ये है कि भारत को में अमन चैन शांति स्थापित हो, ये कट्टरता, ये जिहाद, ये खत्म हो। हम भारतीय हैं, हम भारत के, हम सब भारतीय बनकर रहें। पहले तो मुद्दा हर एक्स मुस्लिम का यही है, ठीक है, मकसद सबका एक ही है। लेकिन अब इसमें पदयात्रा का के जो मकसद क्या क्या छुपे हुए हैं, देश हित तो पहले है कि जो हमारे एक्स मुस्लिम भाई बहन, जो बेटे बेटियां, जो बच्चे हाँ इस्लाम को समझ गए हैं या उम्र दराज हैं, बूढ़े हैं, बूढ़ियां हैं, वो उम्र इस्लाम को समझ गई है लेकिन किससे बोल नहीं सकते, सरतन से जुदा हो जाएगा, पूरा खानदान से बाइकआउट हो जाएगा। जैसे मेरा पूरा खानदान सबसे बाइकआउट हो ही चुका है। हाँ, अब मैं इधर का ना उधर का, तो खैर इस बाद में आएंगे। तो उन लोगों को हिम्मत देना, उन लोगों को साहस देना कि भाई तुम्हारे पास भी एक जान है, हमारे पास भी एक जान है। अगर कोई तुम्हें मार भी देगा तो डरो मत, घबराओ मत, हमें तुम्हें मारने वाला भी एक दिन मरेगा, वो भी हमेशा के लिए नहीं आया इस दुनिया में। एक तो हमारे एक्स मुस्लिम भाइयों के अंदर से दिल से डर निकले, इस डर को निकालना है। और दूसरी जो ये पद यात्रा में जो चलेगी प्रक्रिया कि ये मौलाना जो है, दूसरा लक्ष्य हमारा क्या है, ये सोचते हैं तो 10-5 ही हैं जो यूट्यूब पे गूगल पे मेंढक से फुदकते फिरते हैं, ऐसे नहीं भाई। हाँ, हमें इनको दिखाना, अपना संख्या बल दिखाना कि हम कितने हैं, कितनी तादाद में हम। और इसलिए अपील है मेरी अपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रखने की, ये बात कहने की ये इसीलिए रखी है कि ताकि देश भर के एक्स मुस्लिमों के पास मेरी आवाज़ जाए। मैं यहाँ नंबर भी अपना बोलूँगा और आप उस पर ही चला देना अपनी स्क्रीन पे भी, तो आवाज़ जाए देश भर के वो एक्स मुस्लिमों के सामने कि यहाँ पर ये हो रहा है। जब हमारी पद यात्रा चलती हुई हो तब भी वो आए। एक तो ये हो गया। और अब इसमें फिर कितने तारीख से पद यात्रा? अभी तारीख तय नहीं है। अच्छा। मार्च में होगी, मगर मार्च में हाँ होगी। होली के बाद और ईद से पहले, मीठी ईद को। ये मत सोचना हम कड़वी ईद करने आ रहे हैं, हम तो जो सच्चाई है वो बताने आ रहे हैं। कोई गुस्ताखी नहीं होगी और किसी नॉन मुस्लिम को इस्लाम पर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। जो भी बात करेगा एक्स मुस्लिम ही, जो पैदाइशी मुस्लिम है, वही इस्लाम पर बात करेगा। आपने ईद के मौके का समय क्यों चुना? नहीं, देश का माहौल खराब करने की कोशिश अरे कोई अभी इस पर जवाब पे अभी आता हूँ। ईद का समय क्यों चुना, मुझे तो पता भी नहीं था ईद है। सच्ची बात, मुझे पता भी नहीं था। अब मतलब कैसी कसम दिला सकते, मुझे पता नहीं था। मुझे तो यही पता नहीं था होली है कि नहीं है। मार्च अप्रैल में तो ईद नहीं होती है। इस्लाम को भुलाए हुए मैं पूरी तरह से दिल से निकालना चाहता हूँ। तो ये बात है। अब इसमें फिर क्या मसला इस पद यात्रा में
फिर हर जगह पे इसमें घर वापसी का एक प्रोग्राम रखा जाएगा। और मैं तो देख के सुन के ताज्जुब हूँ, हैरान हूँ। और ये हमारे राहुल भाई जो है ये देख रहे हैं सारा का सारा, कितने सारे लोगों से मैं कांटेक्ट करूं तो सब जगह ये बात कर रहे हैं, मैंने इनको आगे कर रखा है राहुल मलिक जी को। तो हर रोज घर वापसी होगी और लोग घर वापसी भी कराओगे सामने से कैसे? जबरदस्ती? हाँ, नहीं जबरदस्ती नहीं, अपने आप कह रहे हैं हम होना चाहते हैं। भैया जबरदस्ती मार मार के मुसलमान बनाया जा सकता है? सनातनी तो आप उस दिन से होगा जिन से आपने सोच लिया मैं सनातनी हूँ। हाँ, कोई यहाँ खतना नहीं होती, यहाँ कोई कलमा नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ मन से होता, दिल से होता है। तो यहाँ पर घर वापसी का एक बड़ा सिलसिला होगा। हाँ, हर रोज घर वापसी करेंगे, ठीक है। और फिर मैं उन अपने एक्स मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा जो एथिस्ट हो चुके हैं, जो नास्तिक हो चुके हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप सब भी आइए, आप सब भी आइए इस प्रोग्राम में, आपका भी स्वागत है। आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि घर वापसी कराई जाए, लेकिन फिर भी मेरी आप मानना चाहेंगे तो मैं कहूंगा आप भी घर वापसी कर लीजिए। एक मिनट जो पूरी ओवैसी साहब को इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट रुकिए सर, कि अभी आऊंगा इस मुद्दे पर भी। तो घर वापसी इसलिए कर लीजिए आप क्योंकि तुम अगर नास्तिक हो तो नास्तिक ही रहना। यही एक धर्म ऐसा है जो नास्तिकता को भी इजाजत देता है। हाँ, आप हिंदू नास्तिक कहला सकते हैं, आप मुस्लिम नास्तिक नहीं कहला सकते, ईसाई नास्तिक नहीं कहला सकते। और मैं अपने उन मुस्लिम भाइयों को भी, आपने ओवैसी की बात कही ना, ओवैसी साहब को इनवाइट करता हूं, उनसे ये नारे लगवाइए जो हमारे मुस्लिम भाई सेकुलर मुस्लिम है, क्योंकि सेकुलर हमेशा से हिंदू ही है, सेकुलर मुस्लिम है, जो जय श्री राम कहने से नहीं गुरेज करते, नहीं करते, तो वंदे मातरम से नहीं बता तो रहा हूँ, जो वंदे मातरम कहने से परहेज नहीं करते, जो भारत माता की जय कहने से परहेज नहीं करते, जो जय श्री राम कहने से परहेज नहीं करते, जैसे हमारे मोहम्मद फैज खान साहब हैं, जैसी हमारी नाजिया इलाही खान साहिबा हैं, जैसी हमारी सुबुही खान साहिबा हैं, ऐसे जो जितने भी मुसलमान हैं उन सबका स्वागत है इसमें। और इसमें अब मैं एक बात और ये बोल दूं, अभी आपके मुद्दे पे आऊंगा जो आप सवाल कर रहे थे, कि दोस्तों ज्यादातर एक्स मुस्लिम कांटेक्ट करें। मेरा नाम अगर ऐसे डाल लेंगे इमरोज आलम तो भी नंबर मिल जाएगा, सोशल मीडिया पे है। मैं अपना नंबर बोल भी देता हूं, 7039339864, ये मेरा नंबर है। और इसमें तीनों चीजों की आवश्यकता है, तन की भी, मन की भी, धन की भी। और ये गूगल पे नंबर भी है, जो इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब धन से। अच्छा, और जो मन से करना चाहते हैं मन से। आप अपना सोशल मीडिया पे नंबर डाल रहे हैं, पर्सनल जान से मारने की ऐसी? नहीं, मेरा पहले से नंबर है। मेरे पास तो अफगानिस्तान से धमकियां आती है, पाकिस्तान से धमकियां आती है, बांग्लादेश से, जहां जहां मेरी आवाज पहुंचती है दुनिया में, जहां जहां भी ये जिहादी है, उस हर जगह से ऐसा कोई मुल्क नहीं होगा जहां से धमकियां नहीं आती, जहां से धमकियां नहीं आती मारने की, काटने की। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा जाता है? नहीं, मैंने पुलिस प्रशासन से कभी कोई वो नहीं की, क्योंकि मैंने एक चीज जानता हूँ, भले सरकार भाजपा की हो लेकिन सिस्टम कांग्रेसी है। मगर अब तो सरकार भी कांग्रेसी होती जा रही है। कितने पैसे ले रहे हैं घर वापसी कराने के? बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं कितने पैसे ले रहा हूँ घर वापसी कराने के? अरे यहाँ पर जो है कि हमारे शर्मा जी भी आ गए। शर्मा जी, जो वो किया जाता है ना, क्या बोलते हैं, ये ब्राह्मण की बेटी है तो इतने पैसे, दलित की बेटी है इतने पैसे, क्षत्रिय है तो इतने पैसे। अरे भैया मुझे भी दे दो तुम पैसे। हाँ, मैं इतने लोगों को कराऊंगा घर वापसी, तो लाओ मुझे भी दे दो। ये जो चंदा वंदा मांगता फिर रहा हूँ, चंदा मांगने से बच जाऊंगा मैं। ये चंदा मांगने से बच जाऊंगा मैं। हर जितने भी लोगों को घर वापसी कराऊंगा, प्रत्येक पर आप मुझे पैसे दीजिए। मैं तो चाहता हूँ दो। आपने भी अंदर पैसे फिक्स कर लिए हो कि भाई बरेलवी को कराऊंगा तो इतने लूंगा, सिया को कराऊंगा तो इतने लूंगा, सुन्नी को कराऊंगा तो इतना लूंगा, और मुन्नी को कराऊंगा तो इतना लूंगा। देखिए भाई, हाथी लक्ष्मी तो किसी को बुरी लगेगी नहीं। आपके साथ शुरू से करेंगे, बहुत सारी चीजें निकल गई। हाथी लक्ष्मी तो आगे किसी को भाई देखो सुनो, मेरे पास इनको पता इस बात के ये गवाह हैं, कितने ऐसे एक्स मुस्लिम हैं जिनकी मैंने अपने पास से पर्सनली हेल्प की है। कितने ही एक्स मुस्लिम है, हाँ, जिनके चूंकि इस्लाम छोड़ते घर बार छूट जाता है, रोजी रोटी मतलब कारोबार छिन जाता है, सब कुछ होता है। कितने हैं, और आज भी मैं कर रहा हूँ जो मेरी औकात होती, जो हैसियत होती। और इतने पैसे मेरे पास आए प्रत्येक घर वापसी पे, दीजिए 10 लाख रुपए। मैं देखे कैसा एक एक्स मुस्लिम एम्पायर खड़ा करता हूँ। डिमांड कर रहे हैं आप?
नहीं, डिमांड नहीं, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाते हैं इन्होंने, अच्छा। पत्रकार महोदय ने भी सवाल कर दिया मुझसे हाँ। कि घर वापसी के कितने पैसे मिल रहे हैं। हाँ। घर वापसी के मुसलमान देते हैं। हाँ। हिंदुओं के पास लॉलीपॉप नहीं है जन्नत का, क्योंकि इन मुसलमानों के पास जो लॉलीपॉप है, अगर तुम किसी एक को इस्लाम में ले आए तो उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो गए और अब ऐसे हो गए जैसे कि अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुए हो, अब सीधा सीधा जन्नत में जाओगे। उनके पास ये लॉलीपॉप है, हिंदुओं के पास तो लॉलीपॉप नहीं है। हाँ, हिंदुओं के पास एक लॉलीपॉप जरूर सोचना पड़ेगा, जरूर एक मकसद बनाना पड़ेगा। ये जो क्या आप कहते हैं, हमारे पास इस दुनिया में केवल भारत ही एक टुकड़ा बचा है जमीन का। पाकिस्तान से भगाए जाए तो भारत तरफ देखते हैं, अफगानिस्तान से भारत तरफ देखते हैं, बांग्लादेश से भगाए जाए तो भारत की तरफ देखते हैं। हाँ। लेकिन जब भारत से भगाए जाने लगेंगे तो हम किसकी तरफ देखेंगे, कौन सा मुल्क हमें लेगा दुनिया का। हाँ। तो इसलिए हमें इतना जरूर सोचना है, भारत को बचाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो घर वापसी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे तो इसमें नारे भी है, मेरा नारा है कि भेदभाव की करो विदाई, हम सबका फिर भाई भाई। समझे? अपने स्वामी श्रद्धानंद जी ने ये शुरू किया था, जिनकी जिहादों ने हत्या कर दी थी, मार दिया था, और अपने गांधी जी ने कहा था वो मेरा भाई है मारने वाले को, तो उनका सपना था ये घर वापसी करे। तो मेरा ये भी एक नारा उसमें चलेगा, स्वामी श्रद्धानंद का सपना एक दिन हर मुस्लिम होगा अपना। कुछ मौलाना तो कहते हैं इस्लाम धर्म से अच्छा कोई धर्म धर्म ना कहे, ये मजहब है, मजे का हब है, मजहब है। हाँ, धर्म वो तो कह रहे हैं उससे कोई अच्छा ही नहीं है, उससे है कोई धर्म इस्लाम। अरे हम तो कहते हैं ना, आओ डिबेट करो, बातचीत करो, तुम हमसे भागते क्यों हो? हाँ। जब पता रास्ता खोला है ना, हमने इनवाइट किया है। हाँ। खुला इनविटेशन है। तमाम जो इस्लाम के जानकार है, आलिम फाजिल है, और आए आप और आमने सामने आप बैठे, मुनाजरा करें, जिससे कि हमारा जो भारतीय जनमानस है उसमें भाईचारे की जो एक बीज पड़े। जो आप मुंह से कहते हैं और जो पेट में रहता है उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। इस पे मैं भाई साहब की बात को जो है बढ़ाते हुए करूंगा एक शेर, हम कफन बांध के निकले हैं, तुम आओ जालिमो जुल्म करो, बस अब तमाशा बहुत हुआ, अब तुम हमारा खौफ करो। तो सच्चाई सांच को आंच नहीं होती है। अगर आप सच्चे हैं, और इतनी बड़ी पदयात्रा जो इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें ईरानी एक्स मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, कोशिश है ईरान से, बांग्लादेश से और लेबनान से ये बातचीत चल रही है हमारी, बाहर के एक्स मुस्लिमों को बुलाने की, और आए और साजिश तो नहीं है अभी यार। मैं एक शख्स जिसके पास रहने की, ईरान से, बांग्लादेश से नहीं बता तो रहा हूँ, एक्स तो मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। वो 7 करोड़ थे, वो अभी एक्स मुस्लिम थे जो ईरान की सड़कों पर उतरे हुए थे। एक्स मुस्लिमों का तो मकसद ही, लक्ष्य ही पहले अपने भारत को भारत बनाना है, मजबूत बनाना है, अमन शांति स्थापित करनी है। और जिस इंसान के पास रहने के लिए घर ना हो तो उस इंसान, घर वर तो सब छूट गया, छीन गया इस्लाम छोड़ने के बाद, तो वो साजिश करेगा, है वो साजिश करेगा। ना आगे ना पीछे पागा, वही तो साजिश। अच्छा, वो साजिश क्या करेगा? मैं साजिश करता हूँ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश। मैं हिंदू बन चुका हूँ, अब मेरा नंबर जो आएगा उस पे राजन चौधरी आएगा। अच्छा, ट्रू कॉलर पे मैंने चेंज कर दिया। आपने कहा कि मैं हिंदू बन चुका हूँ, तो फिर अपने आप को अभी भी एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं? खुल के कहिए कि मैं हिंदू हूँ। गर्व से कहिए हिंदू है। नहीं, सुनिए, मैं गर्व से कह रहा हूँ हिंदू हूँ, लेकिन एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हैं? भाई आपने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, दूसरी शादी आपने भी कर ली, दूसरी शादी उसने भी कर ली, लाइफ टाइम आपकी एक्स वाइफ कहलाएगी नहीं कहलाएगी? बताइए, कहलाएगी ना? आप उसके एक्स हस्बैंड कहलाएंगे ना? और एक मिनट अभी पूरी कर लो बात। एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हैं? ये हमने नहीं लगाया, ये इन्होंने दिया। अरबी में एक्स मुस्लिम कहते हैं मुर्तद। मुर्तद का ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में बनता है एक्स मुस्लिम, और इसमें बनता है क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्व मुस्लिम। तो मैंने कहा लगाया ये, और ये लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये गुमान बना हुआ इनके अंदर दिमाग में कि इस्लाम को कोई छोड़ ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, कभी नहीं सुनते थे, अब सुनने में आ रहा। तो इस्लाम को भी छोड़ा जा सकता है, समझकर, मैंने बहुत समझकर छोड़ा है। मैं अपने आप को क्या मजबूरी हुई? मैं कहूँ मजबूरी कुछ नहीं रही, मैं अपने आप को मालूम एक हत्यारा भी मानता हूँ, एक कातिल भी। यानी आपने हत्या भी की है? हाँ, एक हत्या की। किसकी? मेरे अंदर जो छुपा हुआ जिहादी था, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, अपने अंदर की उस जिहादी की। ऐसा तो नहीं है कि आप एक्स मुस्लिम नाम का सहारा लेकर कुछ एक बड़ी साजिश कर रहे हो? एक्स मुस्लिम जिहाद, एक्स मुस्लिम जिहाद, बिल्कुल हम भी जिहाद कर रहे हैं। ये रोड पे उतर रहे हैं हम, ये जिहादी तो है, कोई भी हमें आके मार सकता है। ये अपने मुस्लिम भाइयों से जिहाद है हमारा। लेकिन देखिए, मैं अपने मुसलमान भाइयों की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ये हमारे अपने हैं। और मेरी जो लड़ाई है ना, इस आइडियोलॉजी से है, अपने मोमिन भाइयों से नहीं है।
बस इतना ही कहूंगा इस लास्ट में कि इस पद यात्रा से ज्यादा हमारे एक्स मुस्लिम भाई जुड़े, आए, और जो भारत माता की जय, वंदे मातरम कह सकते हैं, जय श्री राम कह सकते हैं, जो सेकुलर मुस्लिम, राहुल गांधी को इनवाइट कीजिएगा। राहुल गांधी आएंगे। खुले दिमाग के और खुले मिजाज का हर वो आदमी हाँ। जो आना चाहता है मंच पर, उसके खुले दिल से स्वागत है उसका। वापसी करवाएंगे और वापसी कराने के लिए पुरोहित आएंगे, वो कौन कौन पुरोहित आएंगे जी आपने तो बता दिया कि मुस्लिम में कौन कौन आ रहे हैं, पर नहीं, हिंदुओं में आर्य समाज होगा, आर्य समाज के द्वारा आपने कहा कौन कौन पुरोहित आएंगे भाई, ये जो होगा सर्टिफिकेट जो चलता है ना आर्य समाज का चलता है, तो आर्य समाज के लोग होंगे। तो किसी हिंदू पुरोहित या पंडित को नहीं, अब भैया आर्य समाज की पूरी टीम होगी। मेरे नौजवान साथी को मैं बता दूं, इंडस सिविलाइजेशन का जो भी यहाँ रहने वाला है भारतीय उपमहाद्वीप का, वो हर एक हिंदू है। आप अपने आप को जो मर्जी माने जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुसलमान हैं, आप पारसी हैं, आप ईसाई हैं, आप यहूदी हैं, जो भी A to Z, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी पहचान और जड़ आपकी हिंदू है और हिंदू ही रहेगी। तो आप ये अपने आप को ये कहना बंद करें, खांचों में बांटना बंद करें। हम सब भारत माता की संतानें हैं, मादरे वतन हमारा भारत है। जब हम कहते हैं वंदे मातरम, तो हम उसी हाथ पे मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहते हैं, तो मायने दोनों के एक है ना, समझ का फर्क है बस। ठीक है। इमरोज भाई आपसे अंतिम में यही सवाल, ये यात्रा की आपने तिथि क्या रखी है? देखिए तिथि जो है अभी जो 4 तारीख को तो अपनी होली है, लगभग 21 तारीख को कभी चांद आगे पीछे हो जाता है ना, एक दिन घट भी जाता बढ़ भी जाता है, तो 21 को ईद है। हाँ, और हमारे मुस्लिम भाई ये ना सोचे कि मीठी ईद को मैं कड़वी ईद बनाने के लिए कर रहा हूँ, नो बिल्कुल भी नहीं। और इसकी तिथि ही रहेगी होली के बाद और ईद से पहले। कुछ एक्स मुस्लिम ऐसे भी आएंगे मुनाफिक, यानी इस्लाम छोड़ चुके हैं लेकिन अपने घर परिवार के बीच में रहते हैं, तो उन्हें मास्क पहन के होंगे और उन्हें जो है वापस भी जाना होगा। इस यात्रा में कौन कौन शामिल हो सकता है अभी? इस यात्रा में मैं कोई नाम नहीं खोलूंगा। इस यात्रा में जो भी खुले दिल का है, जो भी राष्ट्र प्रेमी है, जो भी देशभक्त है, वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी का भी हो, हर देशभक्त के लिए इसमें खुला। भाई साहब इस यात्रा का रूट मैप क्या होगा? इस यात्रा का रूट मैप हमें तैयार करना है। ये मेरे होम टाउन बिजनौर तक जाएगी, नोएडा से निकलकर। वैसे तो हम मेरठ रखने के लिए सोचे हैं, मेरठ से निकल के जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।